फेवी 6:31 किंग युन के मार्गदर्शन में किंग युआन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख और मध्यवर्ती योद्धा स्तर या उससे ऊपर के कई विशेषज्ञों के चले जाने के बाद हॉल में मौजूद अन्य लोगों ने तलवार चर्चा सम्मेलन के 24 विजेताओं को बधाई देना शुरू कर दिया। हालांकि वे सभी प्राथमिक योद्धा स्तर पर थे और ये लोग केवल चिशोधन स्तर पर थे, फिर भी सभी जानते थे कि बिना किसी दुर्घटना के उनमें से 80 या 90% से अधिक लोग प्राथमिक योद्धा स्तर में या उससे भी उच्च स्तर पर प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अभी कुछ सद्भावना दिखाने में कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत कम लोग डू फैंग को जानते थे, इसलिए उन्हें बधाई देने के लिए भी कम लोग आए। एल्डहे, जो मूल रूप से डू फैंग को किंग युआन संप्रदाय में लाए थे, भी हॉल में मौजूद थे। इस समय वह चलकर डू फैंग के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, डू फैंग, ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारे किंग युआन संप्रदाय में शामिल करने का मेरा निर्णय ये दर्शाता है कि मेरा निर्णय काफ़ी अच्छा था। महज 3 साल के छोटे से समय में ही आपने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। इसके अलावा आज से आप सीनियर ब्रदर किंग युन के मार्गदर्शन में रहेंगे। सीनियर ब्रदर किंग युन के मार्गदर्शन में आपकी साधना बहुत तेज होगी और भविष्य में महान दाव आपकी पहुंच में होगा। एल्डहे हंसते हुए बोले, वे बहुत खुश दिख रहे थे। हालांकि डू फैंग उनका शिष्य नहीं था, लेकिन आखिरकार वही था जिसने उसे चुना था और पहाड़ पर ले गया था, इसलिए ये दोस्ती दूसरों के साथ दोस्ती से कहीं अधिक गहरी थी। डू फैंग ने जल्दी से झुककर कहा, धन्यवाद जूनियर मार्शल अंकल, उस समय आपकी मदद के लिए, जिसने इस शिष्य को हमारे किंग युआन संप्रदाय में आने और किंग युआन संप्रदाय का शिष्य बनने का अवसर। ये शिष्य भविष्य में साधना करने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगा और संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठों की उच्च अपेक्षाओं को निराश नहीं करेगा। एल्डर ने सिर हिलाया, सहमति में हल्की सी आवाज़ निकाली और फिर मुस्कुराते हुए चले गए। हॉल से बाहर निकलते ही ये वेन, चेन टाई और तियानयांग शहर के अन्य सभी शिष्य डू फैंग को बधाई देने आए। वे सभी डू फैंग पर गर्व करते थे। ये वेन ची शोधन स्तर 5 पर थी, जबकि चेन टाई ची शोधन स्तर 4 पर थी और स्तर 5 में सफलता प्राप्त करने वाली थी। अगले 3 दिन वॉरियर रियल्म के विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान देने के लिए निर्धारित थे। प्रतिदिन 2 से 3 सत्र होते थे, जिनमें विभिन्न विषयों की व्याख्या की जाती थी, जिनमें मंत्रों का उपयोग, कलाकृतियों का शोधन, रसायन शास्त्र और बाधाओं को दूर करना आदि शामिल थे। डू फैंग ने उन सभी में भाग लिया और बहुत कुछ सीखा। 10 दिवसीय तलवार चर्चा सम्मेलन का पुनर्तः समापन हो गया। किंग युआन संप्रदाय में सब कुछ फिर से शांत हो गया। इस वर्ष मिले इतने उदार पुरस्कारों से प्रेरित होकर शिष्य ने और भी अधिक मेहनत से साधना की। एक दिन ची शोधन के 8वें चरण में एक युवा शिष्य डू फैंग के निवास पर आया। ये व्यक्ति किंग युन का शिष्य था, जो डू फैंग को आधिकारिक तौर पर शिष्य बनाने के लिए आया था। डू फैंग ने इस शिष्य का अनुसरण किया और किंग शियू शिखर के पश्चिमी भाग तक पैदल यात्रा की। कई इमारतों को पार करते हुए आसपास का वातावरण धीरे धीरे शांत होता गया, जब तक कि वे एक खूबसूरत दृश्य वाले स्थान पर नहीं पहुंच गए। डू फैंग ने ऊपर देखा और पाया कि यह स्थान किंग शियू पीक पर स्थित भवन परिसर के लगभग सबसे पश्चिमी छोर पर था। आगे और कोई इमारत नहीं थी। इस इमारत के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी जो विभिन्न प्रकार के ऊंचे पेड़ों और नाजुक फूलों और पौधों से ढकी हुई थी, जो देखने में बेहद शांत प्रतीत होती थी। इस हवेलीनुमा इमारत में विभिन्न प्रकार के विदेशी फूल और पौधे भी लगाए गए थे। औषधीय उद्यान में विभिन्न प्रकार की दुर्लभ औषधीय सामग्रियां थीं, जैसे कि स्पिरिट डिसेंडिंग ग्रास, इमॉर्टल रेनड्यू और फायर स्पिरिट गैनोडर्मा, जिनके बारे में डू फैंग ने केवल किताबों में ही पढ़ा था। डू फैंग के चेहरे पर आश्चर्य और ईर्ष्या का भाव देखकर युवा शिष्य मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, कैसा है छोटे भाई डू? क्या गुरुजी का घर अच्छा है? डू फैंग ने सिर हिलाकर कहा, यह बहुत सुंदर है। ऐसी जगह पर खेती करने से मन शांत होता है और इसका प्रभाव और भी बेहतर होने की संभावना है। वैसे मैं आपको कैसे संबोधित करूं, बड़े भाई? और गुरुजी के कितने शिष्य हैं? मेरा नाम वू चुवान है और मैं गुरु का चौथा शिष्य हूं। अब से तुम 5वें होगे, इसलिए मुझे तुम्हें छोटा भाई कहना पड़ेगा, वू चुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। कृपया मुझे और मार्गदर्शन दे, चौथे वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह। वैसे मेरे सामने मौजूद तीनों शिष्य किस लोक के हैं? डू फैंग ने पूछना जारी रखा। वू चुवान ने धीरे से कहा, प्रथम वरिष्ठ भाई का नाम वरिष्ठ भाई जियांग बिन है, जो एक प्राथमिक योद्धा हैं। दूसरे वरिष्ठ भाई का नाम मास्टर झांग जी है, जो एक प्रमुख योद्धा भी हैं। तीसरे वरिष्ठ भाई का नाम लैन बाओ है, जो क्यूई शोधन स्तर 9 के दायरे में हैं, लेकिन वे जल्द ही प्राथमिक योद्धा दायरे में प्रवेश कर जाएंगे।
गुरुजी न केवल अपनी शक्ति में बलवान हैं, बल्कि शिष्यों को शिक्षा देने में भी बहुत कुशल हैं। डू फैंग ने मन ही मन आह भरी। ये किंग युन सचमुच बहुत शक्तिशाली था। वह स्वयं एक मध्यवर्ती योद्धा था और उसके मार्गदर्शन में पहले से ही 2 प्राथमिक योद्धा थे और तीसरा जल्द ही आने वाला था। ये जानना जरूरी है कि संपूर्ण किंग्युआन संप्रदाय में योद्धा क्षेत्र के केवल 40 से अधिक विशेषज्ञ थे। वह अकेले ही 3 हिस्से पर काबिज था और जल्द ही यह संख्या 4 हो जाएगी, जो कुल मिलाकर 10% होगी। चलो अंदर चले, मास्टर पहले से ही अंदर इंतजार कर रहे हैं। वु चुवान सबसे पहले अंदर चला गया। डू फैंग उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। काफी दूर चलने के बाद वे अंततः एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में प्रवेश करते ही उसने नीले रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ऊपर बैठे देखा, जो लगभग 50 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। उनका चेहरा दयालु था और जब डू फैंग अंदर आया तो वह उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये व्यक्ति किंग युन था, जो मध्यवर्ती योद्धा क्षेत्र का विशेषज्ञ था और जिसे डू फैंग अपना गुरु बनाने वाला था। किंग युन के दोनों ओर नीले रंग का चोला पहने एक प्राथमिक योद्धा खड़ा था। बाईं ओर खड़ा व्यक्ति थोड़ा अधिक उम्र का लग रहा था। उसकी उम्र लगभग किंग युन के बराबर थी और उसका चेहरा चौकोर था। दाहिनी ओर खड़ा व्यक्ति थोड़ा छोटा लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास थी। हॉल में प्रवेश करने के बाद वो चुवान ने झुककर कहा, गुरुजी को सूचना है कि कनिष्ठ भाई डू फैंग को यहाँ लाया गया है। किंग युन ने सिर हिलाकर कहा, डू फैंग, क्या तुम्हें मेरा शिष्य बनने में कोई आपत्ति है? यदि आप इच्छुक नहीं हैं तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा गुरु ढूंढ सकता हूँ। ये सुनकर डू फैंग ने जल्दी से घुटने टेक दिए और प्रणाम करते हुए कहा, शिष्य डू फैंग गुरु को प्रणाम करता है। किंग युन हंसते हुए बोली, अच्छा, मैंने हमेशा शिष्यों को उनकी अपनी इच्छा के आधार पर ही स्वीकार किया है। यदि कोई व्यक्ति इच्छुक नहीं है तो मैं उसे कभी भी बाध्य नहीं करूंगा, भले ही उसकी योग्यता उत्कृष्ट हो। चूंकि तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने को तैयार हो, इसलिए आज से तुम मेरे 5वें शिष्य हो। उठो उठो, मैं आपके बारे में बताऊं। मेरे बाईं ओर आपका प्रथम वरिष्ठ भाई है, जिसका नाम वरिष्ठ भाई जियांग बिन है। दाईं ओर आपका द्वितीय वरिष्ठ भाई है, जिसका नाम मास्टर झांग जी है। आपका तृतीय वरिष्ठ भाई लैन बाओ वर्तमान में साधना के लिए एकांत में है और मेरा अनुमान है कि जब वह बाहर आएगा तो वह एक प्रमुख योद्धा होगा। आपके बगल में जो हैं वे आपके चौथे वरिष्ठ भाई वु चुवान हैं। किंग युन के परिचय के बाद डू फैंग ने बारी बारी से सभी को प्रणाम किया। कुछ देर रुकने के बाद किंग युन ने आगे कहा, चूंकि तुम मेरी देखरेख में आए हो, इसलिए तुम्हें लगन से साधना करनी चाहिए और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहिए। डू फैंग ने जल्दी से कहा, मैं गुरुजी की शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करूंगा। ये शिष्य निश्चित रूप से लगन से साधना करेगा और गुरु के मार्गदर्शन का पालन करेगा। किंग युन ने आगे कहा, चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए इन्हें स्वागत उपहार के रूप में स्वीकार करें। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपना हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक स्टोरेज पाउच प्रकट हो गया। एक झटके में स्टोरेज पाउच डू फैंग के सामने उड़ गया। भविष्य में यदि आपको अपनी साधना में कोई कठिनाई आती है तो आप मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हैं, या आप अपने पहले वरिष्ठ भाई या दूसरे वरिष्ठ भाई से मिलने जा सकते हैं। आपकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए वे अभी भी आपको कुछ हद तक मार्गदर्शन कर सकते हैं। डू फैंग द्वारा भंडारण थैली को पकड़ने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसकी जांच की और पाया कि उसमें क्यूई युआन की 10 गोलियां थीं। उसने जल्दी से किंग युन को उसके उपहार के लिए धन्यवाद दिया। उसी समय उसने मन ही मन आह भरी। गुरु होने और गुरु न होने के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। एक ही इशारे में उन्होंने क्यूई युआन की 10 बोतलें भेंट की, जिनकी कीमत उनके 1 साल के वेतन से भी अधिक थी। किंग युन ने संक्षेप में डू फैंग को उन मामलों के बारे में निर्देश दिए जिन पर उसे अपना शिष्य बनने के बाद ध्यान देने की आवश्यकता थी, और फिर वह अकेला चला गया। किंग युन के जाने के बाद सीनियर ब्रदर जियांग बिन और मास्टर झांग जी दोनों ने मुस्कुराते हुए डू फैंग का अभिवादन किया, उन्हें अपने स्थानों के बारे में बताया और फिर वे भी अपने अपने आवासों को लौट गए। समुद्री राक्षसों का विद्रोह। किंग युन के अधीन स्वीकार किए जाने के बाद से ताइशिन ने फिर कभी डू फैंग के लिए परेशानी खड़ी नहीं की। वह ये वेन के घर भी नहीं गया, जिससे ये वेन खुश थी और उसने कहा कि यह सब डू फैंग की वजह से हुआ है। डू फैंग को किंग युन के अधीन स्वीकार कर लिया गया था और उसने अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना शुरू की। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह किंग युन या अपने 2 प्रमुख योद्धा वरिष्ठ भाइयों से सलाह लेता था।
त्यानयुवान पवित्र शास्त्र का अभ्यास करने के साथ साथ उसकी प्रगति और भी तीव्र हो गई। 6 महीने बाद पर्याप्त मात्रा में चीयुआन गोलियों की उपलब्धता के साथ डू फैंग की साधना सफलतापूर्वक ची शोधन स्तर 7 तक पहुंच गई। एक दिन जब डू फैंग अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे, अचानक दूर से एक पीली रोशनी आई। ये पीली रोशनी डू फैंग के निवास के बाहर तक पहुंची, धुंधली हरी सुरक्षा घेरा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। ये सीधे सुरक्षा घेरा को पार कर कमरे में प्रवेश कर गई और डू फैंग के सामने आ गई। डू फैंग ने अपने दाहिने हाथ से प्रकाश के गोले को पकड़ लिया। ये संप्रदाय कार्यालय का ध्वनि संचारण ताबीज था। अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और प्रकाश का गोला पल भर में गायब हो गया। ये संप्रदाय के मामलों के कार्यालय से एक सूचना निकली जिसमें तुरंत किंगयुआन मुख्य हॉल में जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि संप्रदाय को एक महत्वपूर्ण बात की घोषणा करनी थी। डू फैंग का दिल बेचैन हो गया। क्या इसका उस मामले से कोई संबंध हो सकता है? हाल ही में संप्रदाय के शिष्यों ने यह अफवाह फैलाई थी कि दक्षिण में समुद्री राक्षस उपद्रव मचा रहे हैं और संप्रदाय याओ राक्षसों को नष्ट करने के लिए शिष्यों को भेजने की तैयारी कर रहा था। क्या यह मामला समुद्री राक्षसों से संबंधित हो सकता है? क्या संप्रदाय ने पहले ही कोई निर्णय ले लिया है? अपने निवास से निकलकर डू फैंग जल्दी से किंगयुआन मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह मुख्य हॉल पहुंच गया। तब तक कई शिष्य एक के बाद एक वहां पहुंच चुके थे। डू फैंग ने चारों ओर देखा, लगभग 30 लोग थे। सभी शिष्य ची शोधन स्तर 7 या उससे ऊपर के थे और योद्धा क्षेत्र के 4 कनिष्ठ मार्शल चाचा भी वहां मौजूद थे। किंगयुआन संप्रदाय के दोनों महान बुजुर्ग उपस्थित थे और दोनों बुजुर्गों के बगल में मध्यवर्ती योद्धा क्षेत्र का एक मास्टर खड़ा था। सबके आ जाने के बाद एल्डर टाई ने धीरे से नीचे खड़े कई शिष्यों पर अपनी नज़र डाली और कहा, मैंने आप सभी को इस बार यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप नानयांग शहर जाकर एक मिशन पूरा कर सकें। ची शोधन स्तर के कई शिष्यों में से केवल कुछ ही शिष्य जो लंबे समय से संप्रदाय में थे, जानते थे कि नानयांग शहर जाने का क्या अर्थ है और वे खुशी और चिंता के मिले जुले भावों से ग्रस्त थे। बाकी लोगों को ये पता नहीं था कि वे नानयांग शहर किस लिए जा रहे हैं और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। भीड़ की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए एल्डर टाई ने आगे कहा, नानयांग शहर में तैनात शिष्यों ने सूचना दी है कि हाल ही में समुद्र में समुद्री राक्षसों का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है कि हर 50 साल में होने वाला समुद्री राक्षस विद्रोह समय से पहले ही शुरू हो गया है। इस समुद्री राक्षस विद्रोह को शांत करने के लिए एल्डर ये और मैंने चर्चा की है और आपको याओ राक्षसों को खत्म करने के लिए नानयांग शहर भेजने का फैसला किया है। एल्डर ये और मैंने आपके संबंधित गुरुओं को पहले ही सूचित कर दिया है। उन्होंने योद्धा क्षेत्र के 5 गुरुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, आप चारों में से प्रत्येक 10 ची शोधन चरण के शिष्यों का नेतृत्व करेगा। यांग मेंग समग्र प्रभारी होंगे और आप विशिष्ट कार्यों के लिए यांग मेंग की बात सुनेंगे। यांग मेंग उन 2 वरिष्ठ योद्धाओं के बगल में स्थित मध्यवर्ती योद्धा था। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो लगभग 50 वर्ष का प्रतीत होता था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वापस जाओ और तैयारी करो, तुम कल पहाड़ से नीचे उतरकर नानयांग शहर की ओर जाओगे। इतना कहकर वह और एल्डर ये मुख्य हॉल से चले गए। दोनों वरिष्ठों के चले जाने के बाद यांग मेंग ने नीचे मौजूद 4 प्रमुख योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा, जूनियर भाइयों, कृपया पहले प्रत्येक समूह के लिए कर्मियों को अंतिम रूप दें। यांग मेंग को बोलते देख चारों प्रमुख योद्धाओं ने जल्दी से अपने हाथ जोड़कर कहा, हम वरिष्ठ भाई यांग की व्यवस्थाओं का पालन करेंगे। यांग मेंग हंसते हुए बोले, छोटे भाइयों, आप लोग बहुत ही विनम्र हैं। यहाँ ची शोधन स्तर क्या 40 शिष्य हैं, जिनमें से 8 ची शोधन स्तर 9 पर, 12 ची शोधन स्तर 8 पर और 20 ची शोधन स्तर 7 पर हैं। ये बिल्कुल सही बैठता है, हम इन्हें बराबर भागों में बांट देंगे। आप में से प्रत्येक ची शोधन स्तर 9 पर 2, ची शोधन स्तर 8 पर 3 और ची शोधन स्तर 7 पर 5 शिष्यों का नेतृत्व करेगा। मैं इन्हें बस बेतरतीब ढंग से समूहबद्ध कर दूंगा। इसके बाद 4 समूहों का निर्धारण किया गया और डू फैंग को हुआंग उपनाम वाले एक प्रमुख योद्धा के समूह में शामिल किया गया। कर्मियों के बंटवारे के बाद यांग मेंग ने कहा, तो कल सुबह माओ समय के तीसरे चौथाई समय पर हम अतिथि स्वागत मंच पर मिलेंगे और एक साथ रवाना होंगे। योद्धा क्षेत्र के कुछ कनिष्ठ मार्शल अंकल के चले जाने के बाद डू फैंग सहित शेष ची शोधन चरण के शिष्यों ने तुरंत चर्चा शुरू कर दी। इन 40 ची शोधन चरण के शिष्यों में से अधिकांश को ये समझ नहीं थी कि नानयांग शहर में हर 50 साल में होने वाला छोटा समुद्री जीव विद्रोह क्या होता है, इसलिए वे सभी रवाना होने से पहले इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते थे। डू फैंग की भी यही स्थिति थी।
हालांकि उसने इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन उसका ज्ञान सीमित था, इसलिए वह जहां था वहीं खड़ा रहा और अपने आसपास के लोगों की बातें ध्यान से सुनता रहा। इन लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नानयांग सागरीय राक्षस विद्रोह के बारे में अपेक्षाकृत जानकारी थी। चिशोधन स्तर 7 के एक युवा शिष्य ने अपने बगल में बैठे चिशोधन स्तर 9 के एक अधेड़ उम्र के शिष्य से पूछा, वरिष्ठ भाई चेन, आप संप्रदाय में लंबे समय से हैं। क्या आपको नानयांग शहर के सागरीय राक्षस विद्रोह के बारे में स्पष्ट जानकारी है? क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं ताकि हम तैयार रह सकें? बड़े भाई चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मानो खुद पर गर्व महसूस कर रहे हों, और बोले, मुझे नानयांग शहर में हुए समुद्री राक्षस विद्रोह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। ठीक है, मैं आप सबको बताता हूँ। बोलते हुए उन्होंने चारों ओर देखा, और ये देखकर कि सब लोग सुन रहे हैं, उन्होंने आगे कहा, नानयांग शहर नानलिंग प्रांत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह एक तटीय शहर है, यहाँ से 13,000 ली से भी अधिक दूर। यह एक अशांत और खतरनाक शहर है, एक अराजक और खतरनाक शहर। हर कोई हैरान था। नानलिंग प्रांत में, जो कि किंग्युआन संप्रदाय के नियंत्रण में था, क्या सच में ऐसा कोई शहर था? ये कैसे संभव था? बड़े भाई चेन ने सबके हाव भाव देखकर स्वाभाविक रूप से हंसते हुए कहा, अगर आपको विश्वास करना ही है तो मत कीजिए। हमारे नानलिंग प्रांत में नानयांग शहर एक खास जगह है। यह न तो हमारे किंग्युआन संप्रदाय के नियंत्रण में है और न ही तियानकिंग संप्रदाय के। नानयांग शहर समुद्र के किनारे बसा है, और समुद्र से आने वाले याओ राक्षस साल भर बाहरी समुद्रों में उपद्रव मचाते रहते हैं, जिससे अक्सर समुद्री जीवों द्वारा लोगों को घायल करने की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए नानयांग शहर में हमारे अपेक्षाकृत अधिक शिष्य तैनात हैं, जिनमें 2 प्राथमिक योद्धा, कनिष्ठ मार्शल अंकल और चिशोधन स्तर के 10 शिष्य शामिल हैं। इसके अलावा तियानकिंग संप्रदाय और मिंगलियू संप्रदाय जैसे अन्य संप्रदायों के शिष्य भी साल भर वहां तैनात रहते हैं। हालांकि नानयांग शहर में अन्य संप्रदायों के और भी अधिक स्वतंत्र साधक और शिष्य हैं। इन लोगों की संख्या 100 से अधिक है। जिस शिष्य ने पहले पूछा था, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से पूछा, जब ये जगह खतरनाक है, तो यहाँ अभी भी इतने सारे लोग क्यों हैं? वरिष्ठ भाई चेन ने कहा, जहाँ खतरा होता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजें भी होती हैं। याओ बीस्ट के याओ कोर का उपयोग औषधीय गोलियों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। कभी कभी यह कुछ आध्यात्मिक औषधियों का स्थान भी ले लेता है। और कुछ याओ बीस्ट की खाल, हड्डियां आदि कलाकृतियों के निर्माण के लिए सामग्री के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। नानयांग शहर के बाहर समुद्र में बहुत सारे याओ बीस्ट हैं, इसलिए हर कोई वहां जाता है, ये देखने के लिए कि क्या वे कुछ याओ बीस्ट का शिकार कर सकते हैं और बेचने के लिए कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। बस यही था। सबने सुनते हुए सिर हिलाया। कुछ लोग जो पहले मन ही मन बेचैन थे, अब उत्साहित हो गए और याओ कोर और याओ बीस्ट स्किन्स हासिल करने के लिए कुछ याओ बीस्ट को मारने के लिए उत्सुक हो गए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, क्या वहां के समुद्री जीव शक्तिशाली हैं? वे किस श्रेणी के हैं? वरिष्ठ भाई चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सवाल एकदम सटीक है। सामान्य परिस्थितियों में ये याओ राक्षस आमतौर पर तीसरे दर्जे से नीचे के होते हैं, और चिशोधन स्तर के साधक इन्हें आसानी से संभाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि एल्डरटाई ने अभी कहा, यह एक छोटा समुद्री राक्षस विद्रोह है जो हर 50 साल में होता है। संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार नानयांग शहर में लगभग हर 50 साल में एक छोटा याओ राक्षस विद्रोह होता है, और एक बड़ा विद्रोह लगभग हर 300 साल में होता है। छोटे विद्रोह के दौरान कभी कभी चौथे या 5वें दर्जे के याओ राक्षस दिखाई देते हैं, और बड़े विद्रोह के दौरान छठे या यहाँ तक कि 7वें दर्जे के याओ राक्षस भी दिखाई देते हैं। समुद्री राक्षसों का विद्रोह किंग्युन के अधीन स्वीकार किए जाने के बाद से ताइशिन ने फिर कभी डू फैंग के लिए परेशानी खड़ी नहीं की। वह ये वेन के घर भी नहीं गया, जिससे ये वेन खुश थी, और उसने कहा कि यह सब डू फैंग की वजह से हुआ है। डू फैंग को किंग्युन के अधीन स्वीकार कर लिया गया था और उसने अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना शुरू की। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह किंग्युन या अपने 2 प्रमुख योद्धा वरिष्ठ भाइयों से सलाह लेता था। त्यानयुवान पवित्र शास्त्र का अभ्यास करने के साथ साथ उसकी प्रगति और भी तीव्र हो गई। 6 महीने बाद पर्याप्त मात्रा में चियुआन गोलियों की उपलब्धता के साथ डू फैंग की साधना सफलतापूर्वक चिशोधन स्तर 7 तक पहुंच गई। एक दिन जब डू फैंग अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे, अचानक दूर से एक पीली रोशनी आई। ये पीली रोशनी डू फैंग के निवास के बाहर तक पहुंची, धुंधली हरी सुरक्षा घेरा को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। ये सीधे सुरक्षा घेरा को पार कर कमरे में प्रवेश कर गई और डू फैंग के सामने आ गई।
डू फैंग ने अपने दाहिने हाथ से प्रकाश के गोले को पकड़ लिया। ये संप्रदाय कार्यालय का ध्वनि संचारण ताबीज था। अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और प्रकाश का गोला पल भर में गायब हो गया। ये संप्रदाय के मामलों के कार्यालय से एक सूचना निकली जिसमें तुरंत किंगयुआन मुख्य हॉल में जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि संप्रदाय को एक महत्वपूर्ण बात की घोषणा करनी थी। डू फैंग का दिल बेचैन हो गया। क्या इसका उस मामले से कोई संबंध हो सकता है? हाल ही में संप्रदाय के शिष्यों ने यह अफवाह फैलाई थी कि दक्षिण में समुद्री राक्षस उपद्रव मचा रहे हैं और संप्रदाय याओ राक्षसों को नष्ट करने के लिए शिष्यों को भेजने की तैयारी कर रहा था। क्या यह मामला समुद्री राक्षसों से संबंधित हो सकता है? क्या संप्रदाय ने पहले ही कोई निर्णय ले लिया है? अपने निवास से निकलकर डू फैंग जल्दी से किंगयुआन मुख्य हॉल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह मुख्य हॉल पहुंच गया। तब तक कई शिष्य एक के बाद एक वहां पहुंच चुके थे। डू फैंग ने चारों ओर देखा। लगभग 30 लोग थे। सभी शिष्य चिशोधन स्तर 7 या उससे ऊपर के थे और योद्धा क्षेत्र के 4 कनिष्ठ मार्शल चाचा भी वहां मौजूद थे। किंगयुआन संप्रदाय के दोनों महान बुजुर्ग उपस्थित थे और दोनों बुजुर्गों के बगल में मध्यवर्ती योद्धा क्षेत्र का एक मास्टर खड़ा था। सबके आ जाने के बाद एल्डर टाई ने धीरे से नीचे खड़े कई शिष्यों पर अपनी नज़र डाली और कहा, मैंने आप सभी को इस बार यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप नानयांग शहर जाकर एक मिशन पूरा कर सकें। चिशोधन स्तर के कई शिष्यों में से केवल कुछ ही शिष्य जो लंबे समय से संप्रदाय में थे जानते थे कि नानयांग शहर जाने का क्या अर्थ है और वे खुशी और चिंता के मिले जुले भावों से ग्रस्त थे। बाकी लोगों को ये पता नहीं था कि वे नानयांग शहर किस लिए जा रहे हैं और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। भीड़ की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए एल्डर टाई ने आगे कहा, नानयांग शहर में तैनात शिष्यों ने सूचना दी है कि हाल ही में समुद्र में समुद्री राक्षसों का एक बड़ा समूह प्रकट हुआ है। ऐसा लगता है कि हर 50 साल में होने वाला समुद्री राक्षस विद्रोह समय से पहले ही शुरू हो गया है। इस समुद्री राक्षस विद्रोह को शांत करने के लिए एल्डर ये और मैंने चर्चा की है और आपको याओ राक्षसों को खत्म करने के लिए नानयांग शहर भेजने का फैसला किया है। एल्डर ये और मैंने आपके संबंधित गुरुओं को पहले ही सूचित कर दिया है। उन्होंने योद्धा क्षेत्र के 5 गुरुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, आप चारों में से प्रत्येक 10 चिशोधन चरण के शिष्यों का नेतृत्व करेगा। यांग मेंग समग्र प्रभारी होंगे और आप विशिष्ट कार्यों के लिए यांग मेंग की बात सुनेंगे। यांग मेंग उन 2 वरिष्ठ योद्धाओं के बगल में स्थित मध्यवर्ती योद्धा था। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो लगभग 50 वर्ष का प्रतीत होता था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वापस जाओ और तैयारी करो, तुम कल पहाड़ से नीचे उतरकर नानयांग शहर की ओर जाओगे। इतना कहकर वह और एल्डर ये मुख्य हॉल से चले गए। दोनों वरिष्ठों के चले जाने के बाद यांग मेंग ने नीचे मौजूद 4 प्रमुख योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा, जूनियर भाइयों, कृपया पहले प्रत्येक समूह के लिए कर्मियों को अंतिम रूप दें। यांग मेंग को बोलते देख चारों प्रमुख योद्धाओं ने जल्दी से अपने हाथ जोड़कर कहा, हम वरिष्ठ भाई यांग की व्यवस्थाओं का पालन करेंगे। यांग मेंग हंसते हुए बोले, छोटे भाइयों, आप लोग बहुत ही विनम्र हैं। यहाँ चिशोधन स्तर के 40 शिष्य हैं, जिनमें से 8 चिशोधन स्तर 9 पर, 12 चिशोधन स्तर 8 पर और 20 चिशोधन स्तर 7 पर हैं। ये बिल्कुल सही बैठता है। हम इन्हें बराबर भागों में बांट देंगे। आप में से प्रत्येक चिशोधन स्तर 9 पर 2, चिशोधन स्तर 8 पर 3 और चिशोधन स्तर 7 पर 5 शिष्यों का नेतृत्व करेगा। मैं इन्हें बस बेतरतीब ढंग से समूहबद्ध कर दूंगा। इसके बाद 4 समूहों का निर्धारण किया गया और डू फैंग को हुआंग उपनाम वाले एक प्रमुख योद्धा के समूह में शामिल किया गया। कर्मियों के बंटवारे के बाद यांग मेंग ने कहा, तो कल सुबह माओ समय के तीसरे चौथाई समय पर हम अतिथि स्वागत मंच पर मिलेंगे और एक साथ रवाना होंगे। योद्धा क्षेत्र के कुछ कनिष्ठ मार्शल अंकल के चले जाने के बाद डू फैंग सहित शेष चिशोधन चरण के शिष्यों ने तुरंत चर्चा शुरू कर दी। इन 40 चिशोधन चरण के शिष्यों में से अधिकांश को ये समझ नहीं थी कि नानयांग शहर में हर 50 साल में होने वाला छोटा समुद्री जीव विद्रोह क्या होता है, इसलिए वे सभी रवाना होने से पहले इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते थे। डू फैंग की भी यही स्थिति थी। हालांकि उसने इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन उसका ज्ञान सीमित था, इसलिए वह जहां था वहीं खड़ा रहा और अपने आसपास के लोगों की बातें ध्यान से सुनता रहा। इन लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नानयांग सागरीय राक्षस विद्रोह के बारे में अपेक्षाकृत जानकारी थी। चिशोधन स्तर 7 के एक युवा शिष्य ने अपने बगल में बैठे चिशोधन स्तर 9 के एक अधेड़ उम्र के शिष्य से पूछा, वरिष्ठ भाई चेन, आप संप्रदाय में लंबे समय से हैं। क्या आपको नानयांग शहर के सागरीय राक्षस विद्रोह के बारे में स्पष्ट जानकारी है?
क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं ताकि हम तैयार रह सकें? बड़े भाई चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मानो खुद पर गर्व महसूस कर रहे हों, और बोले, मुझे नानयांग शहर में हुए समुद्री राक्षस विद्रोह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। ठीक है, मैं आप सबको बताता हूँ। बोलते हुए उन्होंने चारों ओर देखा, और ये देखकर कि सब लोग सुन रहे हैं, उन्होंने आगे कहा, नानयांग शहर नानलिंग प्रांत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह एक तटीय शहर है, यहाँ से 13,000 ली से भी अधिक दूर। यह एक अशांत और खतरनाक शहर है। एक अराजक और खतरनाक शहर। हर कोई हैरान था। नानलिंग प्रांत में, जो कि किंग्युआन संप्रदाय के नियंत्रण में था, क्या सच में ऐसा कोई शहर था? ये कैसे संभव था? बड़े भाई चेन ने सबके हाव भाव देखकर स्वाभाविक रूप से हंसते हुए कहा, अगर आपको विश्वास करना ही है तो मत कीजिए। हमारे नानलिंग प्रांत में नानयांग शहर एक खास जगह है। यह न तो हमारे किंग्युआन संप्रदाय के नियंत्रण में है और न ही तियानकिंग संप्रदाय के। नानयांग शहर समुद्र के किनारे बसा है, और समुद्र से आने वाले याओ राक्षस साल भर बाहरी समुद्रों में उपद्रव मचाते रहते हैं, जिससे अक्सर समुद्री जीवों द्वारा लोगों को घायल करने की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए नानयांग शहर में हमारे अपेक्षाकृत अधिक शिष्य तैनात हैं, जिनमें 2 प्राथमिक योद्धा, कनिष्ठ मार्शल अंकल और चिशोधन स्तर के 10 शिष्य शामिल हैं। इसके अलावा तियानकिंग संप्रदाय और मिंगलियू संप्रदाय जैसे अन्य संप्रदायों के शिष्य भी साल भर वहां तैनात रहते हैं। हालांकि नानयांग शहर में अन्य संप्रदायों के और भी अधिक स्वतंत्र साधक और शिष्य हैं। इन लोगों की संख्या 100 से अधिक है। जिस शिष्य ने पहले पूछा था, वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से पूछा, जब ये जगह खतरनाक है, तो यहाँ अभी भी इतने सारे लोग क्यों हैं? वरिष्ठ भाई चेन ने कहा, जहाँ खतरा होता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजें भी होती हैं। याओ बीस्ट के याओ कोर का उपयोग औषधीय गोलियों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। कभी कभी यह कुछ आध्यात्मिक औषधियों का स्थान भी ले लेता है। और कुछ याओ बीस्ट की खाल, हड्डियां आदि कलाकृतियों के निर्माण के लिए सामग्री के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। नानयांग शहर के बाहर समुद्र में बहुत सारे याओ बीस्ट हैं, इसलिए हर कोई वहां जाता है, ये देखने के लिए कि क्या वे कुछ याओ बीस्ट का शिकार कर सकते हैं और बेचने के लिए कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। बस यही था। सबने सुनते हुए सिर हिलाया। कुछ लोग जो पहले मन ही मन बेचैन थे, अब उत्साहित हो गए और याओ कोर और याओ बीस्ट स्किन्स हासिल करने के लिए कुछ याओ बीस्ट को मारने के लिए उत्सुक हो गए। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, क्या वहां के समुद्री जीव शक्तिशाली हैं? वे किस श्रेणी के हैं? वरिष्ठ भाई चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सवाल एकदम सटीक है। सामान्य परिस्थितियों में ये याओ राक्षस आमतौर पर तीसरे दर्जे से नीचे के होते हैं, और चिशोधन स्तर के साधक इन्हें आसानी से संभाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि एल्डरटाई ने अभी कहा, यह एक छोटा समुद्री राक्षस विद्रोह है जो हर 50 साल में होता है। संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार नानयांग शहर में लगभग हर 50 साल में एक छोटा याओ राक्षस विद्रोह होता है, और एक बड़ा विद्रोह लगभग हर 300 साल में होता है। छोटे विद्रोह के दौरान कभी कभी चौथे या 5वें दर्जे के याओ राक्षस दिखाई देते हैं, और बड़े विद्रोह के दौरान तफरी मची हुई थी। ये जानना जरूरी है कि याओ बीस्ट का रैंक विभाजन मानव साधकों की तरह नहीं है, जिन्हें चिशोधन, योद्धा, युद्ध सेनापति और युद्ध देवता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके बजाय उन्हें रैंक 1 से रैंक 9 तक 9 रैंकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक रैंक चिशोधन स्तर से लेकर युद्ध सेनापति स्तर तक मानव साधकों के विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप है। रैंक 1 के याओ बीस्ट में चिशोधन स्तर 1 से 3 के मानव साधक के बराबर शक्ति होती है। रैंक 2 चिशोधन स्तर 4 से 6 के बराबर है। रैंक 3 चिशोधन स्तर 7 और उससे ऊपर के बराबर है, और रैंक 9 एक उन्नत युद्ध सेनापति के बराबर है। इससे ऊपर के याओ बीस्ट मानव रूप धारण कर सकते हैं, जिसे रूपांतरण अवस्था कहा जाता है। रूपांतरण अवस्था से ऊपर के याओ बीस्ट का वर्गीकरण मानव साधकों के समान ही है। रैंक 4 और रैंक 5 क्रमशः प्राथमिक योद्धा और मध्यवर्ती योद्धा के समकक्ष हैं। तुलनात्मक रूप से समान रैंक के याओ बीस्ट और मनुष्य की याओ बीस्ट की युद्ध शक्ति आमतौर पर अधिक मजबूत होती है। डू फैंग ने पूछे बिना नहीं रह सका, वरिष्ठ भाई, हर 50 साल में होने वाला ये समुद्री राक्षस विद्रोह आमतौर पर कितने समय तक चलता है? सीनियर ब्रदर चेन ने कहा, पिछली स्थितियों को देखते हुए यह आमतौर पर 2 साल तक चलता है। ऐसा लग रहा था कि नानयांग की यह यात्रा आसान नहीं होगी, और सभी के मन में चिंता का भाव था। सीनियर ब्रदर चेन ने कहा, ठीक है, सब लोग वापस जाओ और नानयांग की यात्रा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर लो। इतना कहकर वह सबसे पहले चले गए।
डू फैंग को जरा भी राहत महसूस नहीं हुई। सीनियर ब्रदर चेन की बातों और जूनियर मार्शल अंकल संप्रदाय के नेता की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि नानयांग शहर में ये समुद्री राक्षस विद्रोह समय से पहले ही शुरू हो गया है। अनुमान था कि स्थिति पिछले समुद्री राक्षस विद्रोहों से भी बदतर है। उसके मन में यह बड़ा सवाल उठ रहा था कि क्या इस समुद्री राक्षस विद्रोह को 2 साल में शांत किया जा सकेगा। सभी लोग अपने अपने विचारों के साथ किंग्युआन हॉल से चले गए। अपने निवास पर लौटने के बाद डू फैंग ने अपने कमरे में मन को शांत किया और कल नानयांग शहर की यात्रा के बारे में ध्यानपूर्वक विचार किया। पिछले अनुभवों के अनुसार समुद्री जीवों का विद्रोह लगभग हर 50 साल में होता है। इस बार यह विद्रोह 5 से 10 साल पहले ही शुरू हो गया है, अन्यथा दोनों बड़े बुजुर्ग चिंतित नहीं होते। समय से पहले शुरू होने के कारण याओ जीवों के बीच कुछ ऐसा अवश्य हुआ होगा जिससे ये परिवर्तन हुआ है। शायद इस छोटे समुद्री जीव विद्रोह में छठे दर्जे के याओ जीव या फिर बड़ी संख्या में चौथे और 5वें दर्जे के याओ जीव दिखाई दें। ये निश्चित रूप से पिछले वर्षों की तरह आसान नहीं होगा। यांग मिंग नामक मध्यम स्तर का योद्धा 5वें रैंक के याओ बीस्ट का सामना आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर छठे रैंक का याओ बीस्ट प्रकट होता है तो कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा और स्थिति बेहद जटिल हो जाएगी। किंग्युआन हॉल में डू फैंग ने पहले ही गौर कर लिया था कि चिशोधन चरण के 40 शिष्यों में वह सबसे छोटा था, और कई शिष्यों में से ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें से काफ़ी शिष्य संप्रदाय के कुछ परिवारों के बच्चे थे और कुछ तो बड़े शिष्यों के रिश्तेदार भी थे। उदाहरण के लिए यांग मिंग संप्रदाय प्रमुख यांग किंगफेंग का रिश्तेदार था, जबकि ली उपनाम वाला दूसरा प्रमुख योद्धा किंगलियू शिखर के पूर्व मास्टर ली का रिश्तेदार था। उन्हें समुद्री राक्षस विद्रोह को दबाने के लिए भेजना इन लोगों को अधिक अनुभव और अधिक श्रेय देने के लिए होना चाहिए, ताकि कई शिष्यों के सामने अधिकार स्थापित किया जा सके और उन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नानयांग शहर की यह यात्रा बहुत अधिक खतरनाक नहीं लगती, अन्यथा एल्डरटाई और एल्डये इन पारिवारिक बच्चों को इतनी आसानी से जोखिम उठाने नहीं देते, क्योंकि उनमें उनके अपने पारिवारिक शिष्य भी शामिल हैं। शाम को सीनियर ब्रदर वू चुवान आए और अपने साथ 20 बोतल चियुआन की गोलियां लाए, साथ ही इलाज के लिए कुछ अन्य औषधीय गोलियां भी लाए और कहा कि यह मास्टर किंग्युन की ओर से है और उन्हें अलविदा कहने जाने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह तड़के डू फैंग स्वागत मंच पर प्रतीक्षा करने के लिए पहुंचा। जब वह पहुंचा तो वहां पहले से ही 2-3 के समूहों में 1 दर्जन से अधिक लोग मौजूद थे, जो उत्साहपूर्वक नानयांग शहर की यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ ही देर बाद सभी लोग आ गए। यांग मिंग ने भीड़ को देखा और चारों प्राथमिक योद्धाओं से कहा, छोटे भाइयों, सभी लोग आ गए हैं, चलिए चलते हैं। यांग मिंग ने अपना दाहिना हाथ झटका और उसके सामने एक नाव के आकार की जादुई कलाकृति प्रकट हो गई। तुरंत बाद यांग मिंग ने अपने दाहिने हाथ से एक जादुई मुद्रा बनाई और उस जादुई कलाकृति की ओर इशारा किया। नाव तुरंत बड़ी होती चली गई और देखते ही देखते 30 झांग से अधिक लंबी और लगभग 10 झांग चौड़ी एक उड़ने वाली नाव में बदल गई, जो स्वागत मंच पर आकर रुक गई। यांग मिंग सबसे पहले उस पर कूदी और बोली, सब लोग ऊपर आ जाओ। ये पहली बार था जब डू फैंग ने इस तरह की उड़ने वाली जादुई कलाकृति देखी थी। यह एक उड़ने वाली जादुई कलाकृति थी जिसका उपयोग विशेष रूप से किंग्युआन संप्रदाय द्वारा लोगों को ले जाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा इसका कोई अन्य कार्य नहीं था। इसकी खासियत ये थी कि यह कई लोगों को ले जा सकती थी और इसकी उड़ान गति बहुत तेज थी। इस प्रकार की उड़ने वाली जादुई कलाकृति मध्य श्रेणी की जादुई कलाकृति है। इसकी उड़ान गति एक उन्नत योद्धा की उड़ान गति के बराबर है, जो 1 घंटे में 1000 मील से अधिक की दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा इसका एक और लाभ है, इसे किसी व्यक्ति की तरह बीच में आराम करने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक इसमें पर्याप्त वास्तविक ऊर्जा ट्रूची है, ये लगातार उड़ती रह सकती है। सभी कर्मियों के उड़ने वाले जहाज में सवार होने के बाद यांग मिंग ने जहाज को नियंत्रित किया, जो एक झटके में आकाश में ऊपर उड़ गया और फिर तेजी से दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ गया। नानयांग शहर किंग्युआन पर्वत से 13,000 मील से अधिक दूर है। उड़ने वाले जहाज की गति से वहां पहुंचने में 1 दिन से थोड़ा अधिक समय लगता है। यांग मिंग और अन्य लोग अगले दिन दोपहर को नानयांग शहर पहुंच गए। डू फैंग ने हवा से नानयांग शहर को नीचे देखा। ये शहर उसके गृहनगर त्यानयांग शहर से कहीं बड़ा था, त्यानयांग शहर से पूरे 3 या 4 गुना बड़ा। यांग मिंग और उनके साथी सीधे एक विशाल इमारत में उतरे। यह नानयांग शहर में किंग्युआन संप्रदाय का मुख्यालय था। जब यांग मिंग और अन्य लोग उतरे तो वहां पहले से ही कई लोग खड़े थे।
उनमें से आगे खड़े 2 लोगों ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वे नानयांग शहर में तैनात किंगयुआन संप्रदाय के 2 प्रमुख योद्धा थे। लैंडिंग के बाद यांग मिंग ने तुरंत उड़ने वाले जहाज को एक तरफ रख दिया और दोनों प्राथमिक योद्धाओं को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर ब्रदर वांग, जूनियर ब्रदर चेन, आपने कड़ी मेहनत की है। वांग उपनाम वाले व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ भाई यांग बहुत ही विनम्र हैं। इस बार संप्रदाय ने वरिष्ठ भाई यांग को कई कनिष्ठ भाइयों और अनेक चिशोधन शिष्यों के साथ यहाँ भेजा है। मुझे विश्वास है कि हम इस समुद्री राक्षस विद्रोह को शीघ्र ही शांत करने में सक्षम होंगे। यांग मिंग मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई वांग, क्या आप सबको पूरी स्थिति बता सकते हैं ताकि हम तैयार रह सकें। वांग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने निमंत्रण का इशारा किया और फिर चलते हुए कहा, नानयांग शहर के बाहर समुद्र में आमतौर पर दिखाई देने वाले याओ जानवर अपेक्षाकृत कम होते हैं। ज़्यादातर अकेले या 2 या 3 के समूह में होते हैं और आमतौर पर केवल तीसरे रैंक से नीचे के होते हैं। चौथे रैंक वाले शायद ही कभी दिखाई देते हैं। इसलिए नानयांग शहर के लोग अक्सर याओ गोलियां और अन्य विभिन्न सामग्रियां प्राप्त करने के लिए याओ राक्षसों का शिकार करने के लिए समूह बनाकर समुद्र में जाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में याओ राक्षसों का शिकार करने के लिए समुद्र में जाने वाले कर्मियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा लौटने वालों के अनुसार उन सभी का सामना याओ राक्षसों के झुंड से हुआ, कम से कम 7 या 8 और अधिकतम 10 से 20। और ऐसा लगता है कि चौथे रैंक से ऊपर के याओ राक्षस प्रकट हुए हैं। इसलिए जूनियर ब्रदर चेन और मैंने अनुमान लगाया कि 50 साल में होने वाला समुद्री राक्षस विद्रोह समय से पहले ही शुरू हो गया है, इसलिए हमने संप्रदाय को स्थिति की सूचना दी। यांग मिंग ने सुना और पूछा, तो अब तक खोजे गए याओ जानवर का उच्चतम रैंक क्या है। फिलहाल रैंक 5 से ऊपर के किसी भी याओ बीस्ट की खोज नहीं हुई है। यांग मिंग ने सिर हिलाया। अपनी ताकत के दम पर अगर उसे 5वें रैंक के याओ दानव का सामना करना पड़े तो भी वह उसे मारने का पूरा भरोसा रखेगा। चूंकि अभी तक 5वें रैंक से ऊपर का कोई याओ दानव प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए लगता है कि वर्तमान स्थिति अभी उतनी गंभीर नहीं है। निम्न श्रेणी के याओ जानवरों की अनुमानित संख्या कितनी है? यांग मिंग ने कुछ देर सोचा और पूछा। वांग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, पूर्व समय की स्थितियों को देखते हुए हर बार लगभग 10 से 20 लोग होते थे जिनकी श्रेणी 1 से 3 तक होती थी। अभी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे सभी समूह इसे आसानी से सुलझा सकते हैं। यांग मिंग काफ़ी शांत नजर आ रहे थे। वांग उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई यांग और 4 कनिष्ठ भाइयों द्वारा संप्रदाय से इतने सारे उत्कृष्ट शिष्यों को लाने के साथ शायद समुद्री राक्षस विद्रोह को शांत होने में 2 साल नहीं लगेंगे, यह 1 साल या 6 महीने में भी शांत हो सके। और जानवर का प्रकट होना। यांग मिंग और उनके 40 से अधिक लोगों के समूह ने नानयांग शहर में एक रात विश्राम किया। अगले दिन वांग उपनाम वाले एक अधेड़ व्यक्ति के नेतृत्व में वे बाहरी समुद्र की ओर रवाना हुए। किंगयुआन संप्रदाय द्वारा नानयांग शहर में तैनात किए गए 10 चिशोधन शिष्यों में से 7 भी साथ आ गए और नानयांग शहर की रक्षा के लिए चेन उपनाम वाले प्राथमिक योद्धा के अधीन 3 चिशोधन चरण के शिष्यों को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार किंगयुआन संप्रदाय के कुल 53 लोग बाहरी समुद्र की ओर रवाना हुए, जिनमें एक मध्यवर्ती योद्धा, 5 प्राथमिक योद्धा और शेष चेतन ऊर्जा शोधन स्तर 7 या उससे ऊपर के शिष्य शामिल थे। इस दल को काफ़ी शक्तिशाली माना जा सकता है। याओ बीस्ट मुख्य रूप से नानयांग शहर से 1000 मील से अधिक दूर बाहरी समुद्र में दिखाई देते थे। उस समुद्री क्षेत्र में कई द्वीप थे, जिनमें से सभी छोटे छोटे निर्जन द्वीप थे जहां विभिन्न संप्रदायों के शिष्य और स्वतंत्र साधक समुद्री जीवों का शिकार करते थे। यद्यपि चिशोधन स्तर पर पहुंच चुके साधक जादुई कलाकृतियों का उपयोग करके उड़ नहीं सकते थे, फिर भी वे दिव्य गति तकनीक या पवन नियंत्रण तकनीक जैसी तकनीकों का प्रयोग करके अपनी गति बढ़ा सकते थे, जिससे वे तेजी से दौड़ सकते थे और कुछ समय के लिए जमीन और समुद्र की सतह पर रह सकते थे। यही कारण था कि वे इस बाहरी समुद्र में याओ राक्षसों का शिकार करने में सक्षम थे। उस जादुई उड़ने वाली वस्तु पर कई घंटों की उड़ान के बाद डू फैंग ने अपने सामने हजारों मील तक फैले हुए छोटे बड़े द्वीपों का एक विशाल विस्तार देखा। समूह उनमें से सबसे बड़े द्वीप पर उतरा। ये द्वीप लगभग 30 मील लंबा और अपने सबसे चौड़े हिस्से में लगभग 10 मील चौड़ा था, जिसका आकार शटल जैसा था। द्वीप के केंद्र में लगभग 500 झांग ऊंचा एक पर्वत शिखर था, जो पूरे द्वीप के आधे हिस्से में फैला हुआ था। इस द्वीप को फुनान द्वीप कहा जाता था और यहाँ साल भर लोग रहते थे। द्वीप पर कई इमारतें थीं और कभी कभी 2 या 3 लोगों के समूह दिखाई देते थे। इनमें चिशोधन स्तर के लोग और योद्धा स्तर के लोग दोनों ही शामिल थे।
वांग उपनाम वाले प्रमुख योद्धा ने कहा, ये फुनान द्वीप नानयांग शहर के साधकों के लिए बाहरी समुद्र में याओ राक्षसों का शिकार करने का एक महत्वपूर्ण गढ़ है। समुद्र में जाने वाले या शहर लौटने वाले लगभग सभी लोग यहाँ रुककर कुछ साधारण लेन देन करते हैं। इस दौरान याओ राक्षसों के अचानक विद्रोह करने के कारण अधिकांश लोग पीछे हट रहे हैं, इसलिए द्वीप पर लोगों की संख्या कम है। किंग्युआन संप्रदाय के योद्धा क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने मध्य पर्वत की ढलान पर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके कई अमर गुफाओं को खोला और समूह वहां बस गया। यांग मिंग और योद्धा क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों ने आपस में चर्चा की और पूरी तैयारी के लिए एक दिन आराम करने का निर्णय लिया। अगले दिन वे समुद्री राक्षस विद्रोह की जांच करने और याओ राक्षसों को मारने के लिए बाहरी समुद्र में गहराई तक गश्त करेंगे। समुद्री राक्षसों के विद्रोह को दबाने का सामान्य तरीका था समूहों में बाहरी समुद्र में गश्त करना, जिसका दायरा फुनान द्वीप से 10,000 मील के भीतर के समुद्री क्षेत्र को कवर करता था। प्रत्येक गश्त में 3 दिन लगते थे और आमतौर पर वे हर 10 से 15 दिनों में एक बार गश्त करते थे। यदि उनका सामना याओ राक्षसों के समूहों से होता तो वे उन्हें नष्ट कर देते थे। कभी कभी याओ राक्षसों के समूह फुनान द्वीप जैसे द्वीपों पर मनुष्यों पर भी सक्रिय रूप से हमला करते थे। ये सुनकर कि किंग्युआन संप्रदाय की मुख्य सेना किंग्युआन पर्वत से नानयांग शहर के बाहरी समुद्र क्षेत्र में पहुंच गई है, अगले दिन नानयांग शहर से एक एक करके साधक वहां पहुंचने लगे, जिनमें वे भी शामिल थे जो अभी अभी यहां से वापस नानयांग शहर लौटे थे। वे किंग्युआन संप्रदाय की सेना के साथ याओ राक्षसों को नष्ट करने के लिए तैयार थे और साथ ही याओ राक्षसों के मूल और हड्डियों जैसी सामग्री प्राप्त करना चाहते थे ताकि उन्हें चियुआन की गोलियां मिल सके जो उन्हें साधना में सहायता करें। अगले दिन किंग्युआन संप्रदाय की सेनाओं को 5 समूहों में विभाजित किया गया। 5 लकड़ी के जहाज़ों पर सवार होकर वे फुनान द्वीप से बाहरी समुद्र में गश्त करने के लिए रवाना हुए। ये 5 लकड़ी के जहाज साधारण जहाज नहीं थे, इनके ढांचे कठोर, सदियों पुरानी शाली लकड़ी से बने थे, जो ची शोधन स्तर 9 से नीचे के साधक के पूर्ण बल के प्रहार को भी सहन कर सकते थे। इन्हें विशेष रूप से किंग्युआन संप्रदाय और अन्य स्कूलों द्वारा समुद्री राक्षस विद्रोह से निपटने के लिए तैयार किया गया था। इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन ही थे। शाली वृक्ष किंग्युआन पर्वत की एक विशेषता थी। इसकी मात्रा कम थी, ये धीरे धीरे बढ़ता था और इसकी खेती करना कठिन था, इसलिए किंग्युआन संप्रदाय के पास शाली की लकड़ी अधिक मात्रा में नहीं थी। शाली की लकड़ी से बने ये जहाज आकार में बड़े नहीं थे, प्रत्येक में लगभग 40 से 50 लोग सवार हो सकते थे। इन्हें वास्तविक ऊर्जा से नियंत्रित किया जा सकता था और ये समुद्र में प्रतिदिन 5,000 मील से अधिक की यात्रा कर सकते थे। 5 समूहों ने अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में गश्त की। डू फैंग और बाकी 9 लोग जूनियर योद्धा हुआन के पीछे पीछे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े। गश्ती क्षेत्र फुनान द्वीप से 5,000 मील पूर्व और 3,000 मील दक्षिण का समुद्री क्षेत्र था। 3 दिन का समय पर्याप्त से अधिक था। शाली लकड़ी के जहाज का नियंत्रण 10 ची शोधन शिष्यों के बीच बारी बारी से सौंपा गया था। प्रत्येक व्यक्ति 2 घंटे तक इसका नियंत्रण करता था, फिर बारी दूसरे को सौंप दी जाती थी ताकि यह बहुत थकाऊ न हो। ची शोधन स्तर 7 के 5 लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की। शेष शिष्यों को 3 समूहों में बांटा गया ताकि वे बारी बारी से अवलोकन कर सकें, अपनी दृष्टि और आध्यात्मिक चेतना से आसपास और दूर की स्थिति का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर सकें और जरा भी आराम न करें। यांग मिंग के जहाज पर चढ़ते ही वह चुपचाप नाव में बैठ गए और ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, हालांकि उनकी आध्यात्मिक चेतना समय समय पर आसपास की गतिविधियों का अवलोकन करती रहती थी। शाली नामक लकड़ी का जहाज इस समुद्री क्षेत्र में गश्त लगाते हुए एक स्थिर गति से पूर्व दिशा की ओर रवाना हुआ। 3 दिन जल्दी बीत गए। डू फैंग के समूह को कुछ भी नहीं मिला और सब कुछ ठीक ठाक था। फुनान द्वीप लौटने के बाद 5 समूहों ने आपस में जानकारी साझा की और किसी को भी कुछ भी असामान्य नहीं मिला। 1 महीने से अधिक समय बीत गया। समूह के कई गश्ती अभियानों से कोई खोज नहीं हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछले चरण में दिखाई देने वाले याओ बीस्ट समूह महज कुछ अपवाद थे, न कि समुद्री जीव विद्रोह का प्रकोप। 1 महीने से अधिक समय तक गश्त करने के बाद भी कुछ भी न मिलने पर वांग और यांग मिंग उपनाम वाले साधकों और अन्य लोगों को भी थोड़ा संदेह होने लगा। उन 6 ने आपस में चर्चा की और 3 महीने तक गश्त करने का फैसला किया। अगर तब भी कुछ नहीं मिला तो वे किंग्युआन संप्रदाय लौट जाएंगे। 1 महीने से अधिक समय तक उबाऊ और थका देने वाली गश्त के बाद कई क्यूई शोधन चरण के शिष्यों ने भी अपनी सतर्कता कम कर दी थी, यह मानते हुए कि समुद्री राक्षस विद्रोह के भड़कने की संभावना बहुत कम थी
और शायद पिछली अवधि में दिखाई देने वाले याओ राक्षस समूह केवल याओ राक्षसों का प्रवास या छिटपुट गतिविधियां थीं। आज गश्त का समय फिर से आ गया था। पांचों समूह लकड़ी की नावों पर सवार हुए और अपने अपने गश्ती क्षेत्रों की ओर चल पड़े। जहाज़ों पर सवार सभी लोग काफ़ी आराम से थे और इस नियमित गश्त पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। जब शाली का लकड़ी का जहाज, जिसमें डूफैंग और अन्य लोग सवार थे, फुनान द्वीप से लगभग 3000 मील पूर्व में रवाना हुआ और दक्षिण की ओर बढ़ने वाला था, तभी एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई। सबसे पहले डूफैंग ने स्थिति का पता लगाया। दूर से उसने देखा कि 10 मील से अधिक दूरी पर समुद्र की सतह पर उठती लहरें अन्य स्थानों से अलग प्रतीत हो रही थीं, और उसी समय समुद्र की सतह पर एक अपेक्षाकृत बड़ा काला बिंदु तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वह चौंक गया और हुआंग उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति को सूचना देने ही वाला था कि तभी कनिष्ठ योद्धा हुआंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, सब लोग सतर्क हो जाओ, बड़ी संख्या में याओ राक्षस आ रहे हैं। पलक झपकते ही वह काला बिंदु करीब आ गया और अधिक स्पष्ट हो गया। सभी को पहले ही दिख रहा था कि वह काला बिंदु दर्जनों भूरे याओ राक्षसों से बना था। कुछ ही देर में याओ बीस्ट समूह उनके सामने आ पहुंचा और शाली की लकड़ी की नाव के ठीक सामने कुछ दर्जन झांग की दूरी पर रुक गया। डूफैंग और बाकी लोगों ने पहली बार याओ बीस्ट देखे थे। ये भूरे रंग के याओ बीस्ट लगभग 3 झांग लंबे थे और उनके शरीर का सबसे चौड़ा हिस्सा लगभग 6 फीट था। वे कुछ हद तक शार्क जैसे दिखते थे, लेकिन उनके सिर शार्क जितने नुकीले या लंबे नहीं थे और उनकी पीठ पर 3 लंबे, नुकीले कांटे उगे हुए थे। प्रत्येक कांटा 3 इंच से अधिक मोटा और 3 फीट लंबा था, जिससे एक काली चमक निकल रही थी, जो देखने में कुछ डरावनी लग रही थी। जूनियर योद्धा हुआंग ने कहा, ये स्पाइक शार्क बीस्ट हैं। इनमें से सबसे ऊंचे स्तर के जीव भी केवल तीसरे स्तर के हैं, और इनकी कुल संख्या लगभग 20 है। जब आप बाद में लड़ना शुरू करें तो एक दूसरे का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप अकेले न रहें या याओ बीस्ट से घिरे न हों। इन स्पाइक शार्क बीस्ट की पीठ पर मौजूद हड्डियों के कांटे बहुत शक्तिशाली और बेहद कठोर होते हैं, और ये जहरीली धुंध भी छोड़ सकते हैं। आप सभी सावधान रहें। ये देखकर कि इन स्पाइक शार्क बीस्ट्स के नेतृत्व में कोई चौथे स्तर का याओ बीस्ट नहीं था, वह काफ़ी निश्चिंत हो गया। यद्यपि इनकी संख्या उनकी अपनी टीम से कहीं अधिक थी, फिर भी वह अकेले ही इन सभी याओ बीस्ट्स को मार सकता था, इसलिए वह घबराया नहीं। वह केवल चिशोधन स्तर के शिष्यों को और अधिक प्रशिक्षण देना चाहता था, इसलिए उसने कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया। यदि इन शिष्यों के जीवन को खतरा होता तो हस्तक्षेप करने में देर नहीं होती। कौशल की पहली परीक्षा। स्पाइक शार्क नामक राक्षस नाव के सामने आकर रुक गया और नाव पर सवार सभी लोगों को घूरने लगा। उसके मुंह से लगातार अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं। थोड़ी ही देर में वह तेजी से समूह की ओर दौड़ पड़ा। डूफैंग और अन्य लोगों ने काफी समय पहले ही अपने अपने जादुई उपकरण निकाल लिए थे और खुद को तैयार कर लिया था। स्पाइक शार्क बीस्ट को अपनी ओर बढ़ते देख उन्होंने एक के बाद एक अपने जादुई यंत्र फेंके। पलक झपकते ही सोने, पीले, चांदी, नीले और लाल रंग की किरणें चमक उठीं और कई जादुई यंत्रों ने स्पाइक शार्क बीस्ट पर हमला कर दिया। डूफैंग ने सामने मौजूद दूसरे रैंक के स्पाइक शार्क बीस्ट पर निशाना साधा। संप्रदाय द्वारा पहले दिए गए प्राथमिक जादुई उपकरण फ्लाइंग स्वॉर्ड ने चमकदार सुनहरी रोशनी का एक समूह उत्पन्न किया और उल्कापिंड की तरह उड़ गया। डूफैंग की सुनहरी तलवार याओ दानव के शरीर पर जा लगी, लेकिन स्पाइक शार्क ने पलटकर अपनी पीठ पर मौजूद हड्डियों के नुकीले हिस्सों से उसे रोक दिया। परिणामस्वरूप तलवार केवल हड्डियों के नुकीले हिस्सों पर निशान छोड़ पाए और याओ दानव को कोई चोट नहीं पहुंचा सकी। आसपास के अन्य शिष्यों को देखने पर स्थिति लगभग समान थी। उनके जादुई उपकरणों ने याओ जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये देखकर उसने जादुई कलाकृति बदलने का फैसला किया। उसने अपनी उड़ने वाली तलवार वापस ले ली और उसकी जगह घर से लाई हुई अंगूठी के आकार की जादुई कलाकृति निकाल ली। अंगूठी तेजी से घूमने लगी और हवा में बड़ी होती चली गई। कुछ ही देर में वह एक विशाल चक्की के पत्थर जैसी दिखने लगी, जो हवा में चक्कर लगा रही थी और डूफैंग के नियंत्रण में समय समय पर याओ दानव पर जोरदार प्रहार कर रही थी। अंगूठी की चोट से द्वितीय श्रेणी का याओ बीस्ट तुरंत ही जोरदार प्रहार से पीछे की ओर उछल गया और समुद्र के पानी में गिरकर लहरें पैदा कर दीं। उसी समय याओ बीस्ट के मुंह से चमकीले लाल रंग का खून तेजी से बहने लगा, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वह घायल हो गया था। डूफैंग बेहद खुश था। ऐसा लग रहा था कि यह अंगूठी इन याओ राक्षसों के लिए साधारण प्राथमिक जादुई उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक घातक थी। ठीक है,
मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं याओ जानवर को फंसाकर मार सकता हूँ, डू फैंग ने अचानक मन ही मन सोचा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह स्पाइक शार्क याओ बीस्ट अचानक क्रोधित हो गया। वह पानी से बाहर निकला और पहले से भी अधिक गति और उन्माद के साथ डू फैंग की ओर दौड़ा। उसी समय उसकी पीठ पर मौजूद 3 हड्डी के कांटे अपने मूल भूरे रंग से एकदम काले हो गए। डू फैंग का दिल जोर से धड़कने लगा। जूनियर मार्शल अंकल, जिनका उपनाम हुआंग था, द्वारा इन स्पाइक शार्क बीस्ट के शरीर पर मौजूद हड्डियों के नुकीले हिस्सों से निकलने वाली जहरीली धुंध के बारे में कही गई, वह तुरंत और भी सतर्क और सावधान हो गया। इस समय नाव पर सवार सभी लोग हुआंग उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति को छोड़कर, जो स्थिर खड़ा था, अपने अपने जादुई यंत्रों का उपयोग करके स्पाइक शार्क जैसे राक्षसों के हमलों से बचाव कर रहे थे। साथ ही दिव्य शक्ति तकनीक और रहस्यमयी बर्फ तकनीक जैसे मंत्रों का प्रयोग करके पास आ रहे याओ राक्षसों पर हमला कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पा रहे थे। कभी कभी चिशोधन के 8वें या 9वें स्तर का कोई शिष्य 1 या 2 याओ राक्षसों को मार गिराने में सफल हो जाता था। रैंक 2 का याओ बीस्ट डू फैंग के सामने लगभग 5 झांक की दूरी तक दौड़ा, तभी अचानक उसने अपनी पीठ पर मौजूद पहले हड्डी के कांटे से काले धुएं की एक धारा छोड़ी। इसके तुरंत बाद उसके बगल में मौजूद कई स्पाइक शार्क बीस्ट ने भी काला धुआं छोड़ा, जिससे शाली की लकड़ी की नाव काले धुएं के एक बड़े बादल से ढक गई। डू फैंग ने अपनी सांस रोक ली और साथ ही दोनों हाथों को बाहर की ओर धकेला। सच्ची ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने उसके सामने की धुंध को बाहर की ओर उड़ा दिया। उसके बगल में बैठा चिशोधन स्तर 9 का एक शिष्य अपनी असाधारण शक्ति के कारण इस काली धुंध पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। परिणामस्वरूप धुंध का एक अंश उसके बाएं हाथ को छू गया। धुंध से छुई गई जगह तुरंत सड़ने लगी और तेजी से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगी। कुछ ही समय में पूरा बायां हाथ सड़ गया और हड्डियां भी काली पड़ गईं। शिष्य की चीखों के बीच उसके बगल में खड़े एक अन्य शिष्य, जो चिशोधन स्तर 9 में था, ने तलवार से शिष्य की बाईं भुजा को कंधे से काट दिया और जोर से चिल्लाया, अपना खून बहना बंद करो। फिर वह स्पाइक शार्क बीस्ट से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया था और वह कांपते हुए बोला, धन्यवाद गुरुजी। उसी समय उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ के घाव को बांधा, अपनी थैली से औषधि की एक बोतल निकाली, कुछ गोलियां निकालीं और निगल लीं। उसके चेहरे में थोड़ा सुधार हुआ और वह आराम करने के लिए जल्दी से बैठ गया। आधे अगरबत्ती के समय के बाद शिष्य खड़ा हुआ और युद्ध में फिर से शामिल हो गया। हालांकि उसके कटे हुए बाएं हाथ के कारण उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी। डू फैंग और अन्य सभी इस चिशोधन स्तर 9 के शिष्य के इस अनुभव को देखकर बेहद स्तब्ध रह गए। अगर एक चिशोधन स्तर 9 का शिष्य भी इस तरह की पीड़ा झेल सकता है, तो उनकी तो बात ही क्या, जो 8वें या 7वें स्तर पर थे। वे मन ही मन इन स्पाइक शार्क जैसे राक्षसों के प्रति और भी अधिक सतर्क हो गए। काली धुंध छोड़ते हुए स्पाइक शार्क याओ बीस्ट तेजी से डू फैंग के पास पहुंचा। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और जोर से सांस ली। डू फैंग को अचानक एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ, जिसने उसे लगभग याओ बीस्ट के मुंह में खींच लिया और अंगूठी के आकार के जादुई उपकरण पर उसका नियंत्रण कमजोर हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा गया। उसने अपने दाहिने हाथ से अंगूठी को पकड़ने का इशारा किया और साथ ही गति का लाभ उठाते हुए याओ बीस्ट की ओर छलांग लगा दी। हालांकि डू फैंग याओ दानव के मुंह की ओर झपट्टा नहीं मार रहा था। जैसे ही उसका शरीर उछला, उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ी अंगूठी को पूरी ताकत से फेंक दिया और वह याओ दानव की आंखों की ओर तेजी से बढ़ी। याओ दानव को अपनी पलकें बंद करने का भी समय नहीं मिला था कि अंगूठी उसकी दाहिनी आंख पर जा लगी। अपने कठोर शरीर के बावजूद वह डू फैंग की अंगूठी के प्रभाव को रोक नहीं सका। भला ये अत्यंत कोमल पलकें इसे कैसे रोक पाती। अंगूठी के प्रहार से उसकी दाहिनी आंख तुरंत फट गई। याओ दानव दर्द से चीख उठा और उसी समय उसका शरीर पलट गया, मानो वह पानी में गोता लगाकर भागने की तैयारी कर रहा हो। डू फैंग इसे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था। उसने नीचे की ओर छलांग लगाई और जैसे ही याओ दानव पानी में डूबा, वह उसकी पीठ पर जा गिरा। उसने हड्डी के नुकीले हिस्सों में से एक को पकड़ा, दोनों पैरों से लात मारकर याओ दानव की बाईं आंख के पास पहुंचा और अपने दाहिने हाथ में पकड़ी अंगूठी से एक ही झटके में वार करके याओ दानव की बाईं आंख फोड़ दी। याओ नामक राक्षस ने एक बार फिर जोरदार दहाड़ लगाए, उसकी पूंछ पीछे की ओर जोर से टकराई, जिससे एक विशाल लहर उठी जो डू फैंग की ओर बढ़ गई। डू फैंग अंगूठी पकड़े हुए पीछे हट गया। जब याओ दानव की पूंछ उसके सामने आई तो उसने अंगूठी से वार किया और उसकी पूंछ को जकड़ लिया। फिर एक झटके में उसने याओ दानव की पूंछ का एक हिस्सा काट दिया।
चमकदार लाल रक्त प्रकाश का एक गुबार आकाश में उठा और पल भर में आसपास का समुद्री जल लाल रंग में रंग गया। इस चोट के बाद याओ बीस्ट की चाल पर बहुत असर पड़ा। डू फैंग ने इसका फायदा उठाते हुए फिर से अंगूठी फेंकी। उल्कापिंड की तरह उसमें से एक गहरा सुनहरा प्रकाश निकला और वह याओ बीस्ट के सिर से टकराई, फिर तेजी से फैलकर उसकी गर्दन को घेर लिया। उस अंगूठी से याओ दानव का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और सिर विहीन शरीर कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर रुक गया। डू फैंग ने याओ राक्षस की हड्डियों के नुकीले कांटों को बहुत पहले ही निकाल लिया था और उन्हें अपने थैले में सुरक्षित रख लिया था। फिर वह समुद्र से बाहर निकल आया। इस समय तक समुद्र की सतह पर मौजूद लगभग आधे याओ राक्षस मारे जा चुके थे, जिनमें मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी के और कुछ द्वितीय श्रेणी के राक्षस शामिल थे। शेष सभी द्वितीय और तृतीय श्रेणी के राक्षस थे जो किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे। एक द्वितीय श्रेणी के याओ बीस्ट को मार गिराने के बाद जैसे ही डू फैंग पानी से बाहर निकला, उसने तुरंत एक नए लक्ष्य पर निशाना साधा। ये भी एक द्वितीय श्रेणी का स्पाइक शार्क बीस्ट था, जो एक अन्य तृतीय श्रेणी के स्पाइक शार्क बीस्ट के साथ मिलकर ची शोधन के 8वें चरण में एक किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य को घेरे हुए था। वह शिष्य शायद एक तीसरे दर्जे के स्पाइक शार्क बीस्ट का सामना तो कर सकता था, लेकिन घेराबंदी में वह थोड़ा तनाव में था, बचाव पर ज्यादा और हमले पर कम ध्यान दे रहा था और मुश्किल से ही कुछ देर तक टिक पाया। जब उसने देखा कि डू फैंग ने पहल करके याओ बीस्ट से निपटने में उसकी मदद की और उसका बोझ हल्का किया, तो उसने डू फैंग को धन्यवाद देते हुए सिर हिलाया और बाकी बचे स्पाइक शार्क बीस्ट से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। एक और साधक को आते देख दूसरे दर्जे के याओ जानवर ने तुरंत अपनी दिशा बदली और डू फैंग की ओर दौड़ पड़ा। अपना बड़ा मुंह खोलकर उसने बाल्टी भर पानी की फुहार छोड़ी और डू फैंग पर हमला कर दिया। डू फैंग समुद्र की सतह पर कदम रखते हुए तेजी से शाली की लकड़ी की नाव की ओर बढ़ा। जैसे ही स्पाइक शार्क बीस्ट ने पानी की बौछार छोड़ी, उसने दोनों पैरों से पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हवा में उछाला, पानी की बौछार से बचते हुए तेजी से नीचे उतरा और सीधे याओ बीस्ट की पीठ पर जा गिरा। स्पाइक शार्क बीस्ट तुरंत क्रोधित हो गया। उसका विशाल शरीर हिंसक रूप से ऊपर की ओर उछला और पानी से सीधे बाहर निकलकर डू फैंग को झटकने की कोशिश करने लगा। डू फैंग ने स्पाइक शार्क बीस्ट के हड्डीनुमा नुकीले कांटों पर पैर रख दिया। तभी अंगूठी के आकार के जादुई यंत्र ने याओ बीस्ट की गर्दन पर जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से याओ बीस्ट को शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसने दहाड़ मारी, अपना शरीर पलटा और पानी में गोता लगा लिया। साथ ही वह घूमा, अपना बड़ा मुंह चौड़ा खोला और एक जबरदस्त खिंचाव बल ने डू फैंग को भारी मात्रा में समुद्री पानी के साथ अपने मुंह में खींच लिया।